बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूँ समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। सेनेट इंतखाबात होने हैं और अगले साल के मार्च में जो सेनेटर्स हैं उनमें से आधे सेनेटर्स तकरीबन 52 जिनकी तादाद बताई जा रही है वो अपनी मुद्दत मुकम्मल कर लेंगे और नए इंतखाबात होंगे जिसके नतीजे में नए सेनेटर्स मुंतखब होंगे। और इस दफ़ा जो ज़्यादा सेनेटर्स बड़ी तादाद में मुंतखब होने का इम्कान है, ज़ाहिर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका फ़ायदा होगा। और ये भी है कि अगर इसकी इत्तेहादी जमातें भी अपने जो उनके एक्सपेक्टेड सेनेटर्स हैं वो मुंतखब करा लेते हैं तो यहाँ पर उनकी अक्सरियत भी हो जाएगी और कानून साजी में जो उनकी बहुत सारी रुकावटें रहती हैं अक्सर ही जिनका वो जिक्र करते हैं वो रुकावटें भी दूर होने का इम्कान काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। ऐसे में अपोजिशन की पीडीएम की जो जमातें हैं उनकी तहरीक भी चल रही है। उनका ये कहना है कि जनाब सेनेट इलेक्शन जो है वो उसमें अगर इनकी मेजॉरिटी हो जाती है तो यकीनी तौर पर बिल्कुल अपोजिशन को कहीं मज़ीद दीवार के साथ ना लगा दिया जाए। लेकिन ऐसे में एक बड़ा जो अगर ये कहा जाए शॉट खेला इमरान खान साहब ने कि फरवरी में, मार्च की बजाय फरवरी में यानी एक महीना पहले सेनेट इंतखाबात कराने का इंदिया दिया है। अगरचे फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है लेकिन हुकूमत की ख्वाहिश ये है कि ये एक महीना पहले हो जाए। उन्होंने अपनी तैयारी का इंदिया भी दे दिया। अब होगा क्या इलेक्शन कमीशन एक महीना पहले ये इंतखाबात करा लेगा? अगर कराएगा तो उससे जो पीडीएम की मूवमेंट है उस पर क्या असर पड़ेगा? और इसके साथ साथ जो एक नई और चीज़ करना चाह रही है हुकूमत वो ये भी है कि इसके तरीक़ाकार में तब्दीली करना चाह रही है। तो इस पर भी बहुत सारे कानूनी सवालात हैं कि क्या ये तरीक़ाकार में तब्दीली सुप्रीम कोर्ट से रुजू करके मुमकिन है या इसके लिए आईनी तरमीम चाहिए होगी जिसमें अपोजिशन का भी साथ चाहिए होगा। तो इससे जुड़े बहुत से सवालात हैं जो कानूनी भी हैं और सियासी भी दिलचस्प पहलू हैं। तो उन सब के हवाले से सबसे पहले आज गुफ्तगू होगी। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल है कि हुकूमत ने एक महीना पहले का जो ये इंदिया दिया है कि इलेक्शन एक महीना पहले हम करा लेते हैं वो बेसिकली पीडीएम को बैकफुट पर कर दिया है। ये सारा जो इनका मामला था वो चूँकि इसलिए भी था कि सेनेट में इनकी मेजॉरिटी ना हो जाए तो ये इन्होंने इस्तीफ़ों की जो इनकी टाइमलाइन थी उसमें रद्दोबदल कराने के लिए ये तुरुफ का पत्ता खेला है। आप इससे इत्तेफाक करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, सियासत में ना एक चीज़ होती है जिसको अवामी अंदाज में चाल कहते हैं और ज़रा महज़ब अंदाज में हिकमत अमली। अच्छा, अब सबसे अच्छी हिकमत अमली हमारे यहाँ सियासत में क्या होती है? वो सियासी हिकमत अमली होती है जिसको उर्फ़ आम में कहा जाता है ध्यान हटाओ हिकमत अमली। मैं यहाँ पे हुकूमत को ये दाद ज़रूर दूंगा कि हुकूमत ने कमाल खूबसूरती से, कमाल चालाकी से या कमाल समझदारी से ध्यान हटाओ पॉलिसी पे अमल किया है। और आप ये देखें कि अपोजिशन की तहरीक से लेके इस्तीफों तक सारी बातें पसे पूछती चली गई और सामने सेनेट के इलेक्शन आ गए। इसलिए पहली बात तो ये है कि हुकूमत ने ये एक अच्छा दाव खेला है। लेकिन इस पे सेनेट के इलेक्शन पे जो अगर आपके सवाल की तरफ वापस आऊँ तो दो पहलू हैं जिन पे बात हो सकती है। पहला पहलू ये है जो आपने कहा कि इलेक्शन इंतखाबात पहले होने हैं या बाद में होने हैं या वक्त पे होने हैं। दूसरा शो ऑफ हैंड के ज़रिए से होना है या कैसे होना है। अब मैं आपको बताऊं, शो ऑफ हैंड के ज़रिए अगर आप बात करें तो आमतौर पे देखने में सुनने में ये बात अच्छी लगती है कि शायद इससे वैसे इसको भी उन्होंने करेक्ट कर दिया है कि ये बेसिकली ओपन बैलेटिंग की बात हो रही है क्योंकि शो ऑफ हैंड चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए। अब हुकूमत अगर आप कानूनी तौर पे देखें तो ना शो ऑफ हैंड के जरिए करवा सकती है, ओपन बैलेटिंग के जरिए। आइन और कानून के मुताबिक मैं आपसे अर्ज कर दूं कि आर्टिकल 226 इसमें बड़े वाज़े तौर पे लिखा है, ये स्क्रीन पे चला भी रहे हैं कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के इंतखाबात के अलावा तमाम इंतखाबात खुफिया राय दही के ज़रिए ही मुनक्किद हो सकते हैं। और सेनेट इंतखाबात के बारे में इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 122/6 को स्क्रीन पर अगर ये चला दें, ये देख लें, चला दी है, जिसमें सीक्रेट बैलेट का जिक्र है। अब इन दोनों से वाज़ेह हो जाता है कि हुकूमत चाहे भी तो ना ओपन बैलेटिंग करवा सकती है ना शो ऑफ हैंड के जरिए करा सकती है। लिहाजा नहीं, ये उन्हें भी पता है। वो ये कह रहे हैं कि हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने जा रहे हैं। अब सवाल इसमें ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई हिदायत जारी कर सकती है? अब मेरा सवाल ये है कि ये तो वैसे हम कोशिश करते हैं कि कोई एक्सपर्ट से भी जरूर करते हैं, लेकिन आइन आप ये देखें कि आइन में सुप्रीम कोर्ट तब्दीली नहीं कर सकती। उसके लिए इनको थ्रू प्रोसेस जो प्रॉपर चैनल है असेंबली और कानून साजी और सेनेट, उसके जरिए ही आइन में तरमीम की जा सकती है। ठीक है, पहली बात।
दूसरी बात अब आ जाती है अगर आप कबल वक्त पे, अच्छा इस पे मैं जरा ये चूंकि जरा अलग से एक मामला है और मेरा ख्याल है असल मामला ही है क्योंकि जो तरमीम वाली बात है वो इतनी ऑब्वियस है कि हुकूमत को भी जाहिर है पता है और सबको पता है कि ये इतनी आसानी से मुमकिन नहीं है। लेकिन हिलाली साहब आपको क्या लगता है, ऑपोजिशन भी हमेशा हॉर्स ट्रेडिंग का रोना रोती रही है और इमरान खान साहब भी कहते रहे हैं, अगर हॉर्स ट्रेडिंग ख़त्म करने के लिए दोनों को मिलके अगर कोई आइन में तरमीम करनी पड़ती है, कोई अमेंडमेंट करनी पड़ती है, तो इसमें क्या बुराई है? दोनों को बैठ जाना चाहिए और अमेंडमेंट कर लेनी चाहिए। अच्छा ओपन बैलेटिंग से होगा तो कोई एक दूसरे के वोट खरीद नहीं सकता। एक पहली बात तो ये है, तो ये एक एक से तो बात ही नहीं करना चाहते हैं, तो ये ऐसा इनका मिलाप कैसे हो सकता है अगर एक एक से बात नहीं करेंगे। दूसरी बात ये है, इमरान साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ये जो है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सिर्फ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती है। मगर मैं उनको याद दिला सकूंगा कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो कमाल का सुप्रीम कोर्ट है, वो तो जो मर्जी जिसको इख्तियार दे दें। आपको याद होगा कि ज़ियाउल हक को उन्होंने कहा कि तुम भी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर लो, और ज़ियाउल हक के बाद मुशर्रफ को भी कहा तुम्हारे पास 2 साल हैं, अगर तुम कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना चाहते हो तुम कर दो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसीलिए लोग सोचते हैं कि अब फिर चलो सुप्रीम कोर्ट में, अब पता नहीं किसी और को दे देंगे उन लोग पावर। यू कांट टेल। हमारे मुल्क में तो आई मीन सब लोग जो हैं डिसीजन मेकिंग वो करते हैं जो मुनासिब, जो कन्वीनियंट होता है। तो अगर मैं तो समझता हूं बिल्कुल सही कहा इमरान खान याकूब के, नहीं हो सकता है चेंज। भाई पार्लियामेंट के अलावा कौन आपकी बात आइडियली तो बिल्कुल करेक्ट है कि जाहिर है पार्लियामेंट के अलावा तो आईनी अमेंडमेंट कोई नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल पास्ट में ऐसी चीजें रही हैं। इस वक्त सिचुएशन क्या है इस पर हम राय ले लेते हैं कानूनी, क्योंकि ज़्यादातर लीगल क्वेश्चंस हैं, तो हमने कोशिश यही की कि इसी से रेलेवेंट हमें एक्सपर्ट ओपिनियन मिल जाए। इरफान कादिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, उनसे बात करते हैं। शुक्रिया इरफान कादिर साहब, आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इरफान कादिर साहब, यहीं से ही बात का आगाज़ कर लेते हैं, क्या सेनेट इंतखाबात वक्त से पहले हो सकते हैं? इसके लिए हुकूमत दरख्वास्त या हिदायत कर सकती है इलेक्शन कमीशन को? देखें, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कोई दरख्वास्त दी है हुकूमत ने? नहीं, ऐसी कोई दरख्वास्त तो नहीं दी। तो कोई बात नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। और हिदायत भी हुकूमत नहीं दे सकती, क्योंकि हुकूमत जो है वो भी वो जो पॉलिटिकल पार्टी इन पावर है पाकिस्तान में, इस वक्त जो पार्टी जो गवर्नमेंट में है वो भी कंटेस्टेंट होंगे, ऑपोजिशन वाले भी कंटेस्टेंट होंगे, लिहाजा वो ना तो कोई अहकामात जारी कर सकते हैं इस चीज के बारे में, ना कह सकते हैं इलेक्शन, हाँ सजेस्ट जरूर कर सकते हैं, लेकिन सजेस्ट उसी तरह से ऑपोजिशन भी कर सकती है और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। और इलेक्शन जो है वो ठीक है कि 1 माह कबल हो सकता है सीट के वेकेंट होने से, और उसमें तो कोई अमर माने नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन अनएम्बिगुअसली उसके बारे में भी बता रहा है, लेकिन उसका वक्त का तयन जो करना है वो इलेक्शन कमीशन ने करना है, वो डेफिनेटली किसी और ने नहीं करना, हुकूमत ने भी नहीं करना। अच्छा, ये भी कहिएगा इरफान कादिर साहब कि क्या सेनेट इंतखाबात से कबल जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसका, यानी जो 4 सूबाई असम्बलियाँ हैं, कौमी असम्बली है, उसका मुकम्मल पूरा होना ज़रूरी है? ये कोई आईनी कदगन है इस तरह की, या कोई एक असम्बली अगर रिजाइन कर देती है? आप देखिएगा कि इलेक्शन कमीशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो ऑब्लिगेशंस हैं टू होल्ड इलेक्शंस, उसमें 218 और 219 में आपको चंद अल्फाज ऐसे मिलते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन हर वो चीज करेगी इन द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस which is just, which is fair, which means that anything which they feel is legitimate वो कर सकते हैं। और लिहाजा अगर इलेक्टोरल कॉलेज ना हो, फर्ज किया किसी एक सूबे की सारी असेंबली अगर रिजाइन कर देती है तो इलेक्शन कमीशन देखता है कि वो जो इलेक्टोरल कॉलेज है वही मिसिंग है, तो हो सकता है कि वो कहें कि जिस सूबे की असेंबली जो है वो रिजाइन कर गई है, कम से कम उस सूबे के हम इलेक्शंस पहले करा लेते हैं, और फिर हम जब वो इलेक्शंस हो जाएंगे तो फिर हम इलेक्टोरल कॉलेज जो है जब पूरा हो जाएगा तो फिर इलेक्शंस करेंगे। क्योंकि अगर इलेक्टोरल कॉलेज ना भी हो और आप इलेक्शन करा दें तो उसकी जो लेजिटिमेसी है जस्ट एंड फेयर के जहां जहां अल्फाज आए हैं आइन में वो फिर बेमानी हो जाते हैं।
अच्छा, ये भी कही गया इरफान कादिर साहब कि क्या सेनेट इंतखाबात के तरीक़ाकार में तब्दीली, जिसकी सीक्रेट बैलेटिंग, ओपन बैलेटिंग की जो बात हो रही है, हुकूमत कह रही है कि हम करना चाह रहे हैं, वो उसके लिए आईनी तरमीम ज़रूरी है या सादा कानून साजी या फिर सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए भी ये काम हो सकता है? जी, उसके लिए सिर्फ आईनी तरमीम हो सकती है और ऑर्डिनेंस के जरिए ये चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि सब कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन जो है वो आर्टिकल 226 को कंट्रोल कर ही नहीं सकती। अच्छा इरफान कादिर साहब, जो आप जस्ट एंड फेयर की बात कर रहे हैं, तो इससे तो फिर ऐसा लगता है कि जिस तरह अगर ये इलेक्शन हो भी जाएं तो अपोजिशन दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में मैं समझा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का तो ताल्लुक ही कोई नहीं है इस चीज से, ये तो इलेक्शन कमीशन का मामला है। सुप्रीम कोर्ट के ताबे तो इलेक्शन कमीशन नहीं है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन कोई अहकामात नहीं दे सकता, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट भी इलेक्शन कमीशन को अहकामात नहीं दे सकती। दोनों आईनी इदारे हैं, अपनी अपनी डोमेन में दोनों ने काम करना है। नहीं, आप रहनुमा ये फरमा दें कि किसी भी इलेक्शन को नॉन एंड वाइड करार देने के लिए तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, ये इस सिलसिले में हमें इलेक्शन कमीशन के पास जाना होगा? नल एंड वाइड करार ये इलेक्शन कमीशन का काम है ना जी। इलेक्शन अगर सही हुआ गलत हुआ, सुप्रीम कोर्ट का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है ना। अच्छा, लेकिन इरफान कादिर साहब, आप अगर जो करंट सिचुएशन है जिसमें हम ये जाहिर है सारे सवाल कर रहे हैं, अगर बिलफर्ज सेनेट इलेक्शन से पहले आपको लगता है अपोजिशन रिजाइन कर देती है, तो आपके ख्याल से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला क्या होना चाहिए? इलेक्शन सेनेट के होने चाहिए या फिर पहले ज़िमनी इंतखाब होने चाहिए, उसके बाद इलेक्शन हो सेनेट? मैं समझता हूँ कि जो बेहतर चीज़ है वो करनी चाहिए, और अगर इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं है या उसमें डेफिशिएंट है तो फिर उसको पूरा करें, ताकि इलेक्शन जो है वो नजर आए कि साफ है, शफाफ है। और जैसे मैंने कहा, वो जो दो लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं 218 में जस्ट फेयर के, वो जो है वो भी नजर आने चाहिए कि ये जस्ट भी है, फेयर भी है, ट्रांसपेरेंट भी है और रीजनेबल भी है। ये तमाम चीजें जो हैं, और इलेक्टोरल कॉलेज अगर पूरा हो सकता है तो क्यों ना उसको पूरा किया जाए, क्योंकि 1 महीना पहले तो इलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड तो कोई मुद्दत तो नहीं दी हुई आइन में। और आइन में ये लिखा हुआ है कि जब भी कोई मुद्दत भी अगर दी जाए तो फिर भी अगर वो कोई चीज ना हो तो फिर भी वो मुद्दत के बाद भी होगी, लेकिन यहाँ तो मुद्दत दी ही नहीं गई कि बाद में कितनी देर तक इलेक्शंस हो सकते हैं। तो बेहतर है कि इलेक्टोरल कॉलेज को पूरा किया जाए। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इरफान कादिर साहब। थैंक यू। काफ़ी सारी चीज़ों की काफ़ी क्लैरिटी आ गई है। एक तो पता चल गया कि आईनी तो नहीं हो सकती, फिर इमरान साहब आपकी वाली बात सही लग रही है कि वो शोशा छोड़ा है बस उन्होंने, तवज्जो हटाओ। आपके नज़दीक हुकूमत सेनेट इंतखाबात वक्त से पहले कराने में कामयाब हो जाएगी? अच्छा, मुझे इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल लगती है। आप देखें कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों मुनाफिकत का मुजाहरा कर रहे हैं। बड़ा सख्त लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, आमतौर पर मैं ऐसा लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन ये मुनाफिकत दोनों इस तरह से कर रहे हैं कि आप देखें, कबल अज़ वक्त इंतखाबात की बात है तो अपोजिशन जो है वो कहती है जी बिल्कुल हमें मंजूर नहीं है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि आम इंतखाबात कबल अज़ वक्त हो जाए, सेनेट के ना हो, असम्बली टूट जाए और आम इंतखाबात कबल अज़ वक्त हो जाए। जनरल इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं वो। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह हुकूमत आम इंतखाबात जो है वो वक्त से पहले नहीं करवाना चाहती, लेकिन सेनेट की इंतखाबात वो कहती है कि वक्त से पहले ही हो जाए, हमसे 1 महीना भी सब्र नहीं होता। या कोई खुदा का खौफ करें, कोई कुछ इस कौम पे रहम खाएं। आप अपने सिर्फ फ़ायदे के लिए आप देखते ये हैं कि आप हुकूमत समझती है कि जी हम ऐसा करवाएंगे तो हमें फ़ायदा हो जाएगा, ठीक। अपोजिशन कहती है उस तरह से करेंगे तो हमें फायदा हो जाएगा, अपने फायदे के लिए कौम को बेवकूफ बना। बिलाल साहब, आपको क्या लगता है, क्या पीडीएम सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेगी, बॉयकॉट कर देगी, इस्तीफे दे देगी, क्या करेगी जब भी होते हैं? देखिए, फ्रैंकली जैसे आपको पता चल गया अभी कि अगर इलेक्शन का वो जो इलेक्टोरल कॉलेज नहीं है तो उसको पूरा करो और फिर अपना सेनेट के इलेक्शंस करो, तो इट्स सिंपल इजंट इट? आई मीन, जो भी ऑपोजिशन करे या ना करे, अगर वो करते हैं तो पूरा करो और फिर इलेक्शन करो। अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हम इसलिए इस चीज़ें में हम जा रहे हैं कि ये जो सिस्टम है ये हमारे लिए नहीं है, ये गोरों का सिस्टम है, ये ब्राउन लोगों का सिस्टम नहीं है। ये जो हमारा दिमाग है, जैसे इन्होंने ठीक कहा, मुनाफिक जो हैं, ये मुनाफिक इस सिस्टम को चला नहीं सकते। मिसाल के तौर पे उधर एक कॉन्सेप्ट है ऑफ लॉयल ऑपोजिशन, इधर
ऑपोजिशन जो है ज्यादातर उनको हम गद्दार कहते हैं। मुजीबुर रहमान को हमने गद्दार कहा। आज भी लोग, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो जो दो बाहर बैठे हुए हैं वो गद्दार हैं, उनके खिलाफ वो कहते हैं केसेस लाओ। अब देखिए, इस किस्म का सिस्टम जो ऐसे असम्पशंस पे चलता है हम नहीं चला सकते हैं। अब कब तक हम ये ऐसा ही सिस्टम पे चलाने की कोशिश करेंगे? मिसाल के तौर पे जलसे क्यों हो रहे हैं? अरे भाई, पार्लियामेंट इन सेशन है। अगर पार्लियामेंट इन सेशन है, जलसों की क्या जरूरत है? अगर जलसों की जरूरत है, इसके माने पार्लियामेंट फंक्शन नहीं कर रहा है। कौन हार रहा है अगर पार्लियामेंट फंक्शन नहीं करे? ज्यादातर मेजॉरिटी पार्टी जो है, हुकूमत पार्टी, इसलिए कि वो दे हैव अ मेजॉरिटी, वो इलेक्शन लॉज ये वो सब चीज कर सकते हैं, मगर पार्लियामेंट नहीं चला रहे हैं, चल नहीं रहा है, तो वो कहते हैं कि अब कुछ हो नहीं सकता। तो हम सफर कर रहे हैं, यू एंड मी, हम लोग जो हैं सफर कर रहे हैं इसलिए कि पार्लियामेंट नहीं चल रहा है। जलसों पे फैसला तो आप नहीं कर सकते। मैं ये दैट्स व्हाई आई कीप सेइंग कि देयर इज नो वे कि ये सिस्टम चल सकता है। और हम लोग खुद बता रहे हैं रोज पे रोज कि हम ये सिस्टम को चलाना या नहीं चाहते या नहीं कर सकते। दोनों नहीं कर, कभी आप चलाना नहीं चाहते, कल चला नहीं सकते। हिलाली साहब जो आपने बात की ना, बिल्कुल ठीक बात की है। मैं आपको सिर्फ पंजाब असम्बली की एक दूंगा मिसाल। सिर्फ पंजाब असम्बली में 72 कवानीन ऐसे हैं जो पब्लिक के इंटरेस्ट में है, जिन पे बात ही नहीं हो रही, ना वो पास हो रहे हैं, ना उन पे बहस हो रही है, ना कोई 72। अब मुझे आप ये बता दें, 72 बिल जब इल्तवा का शिकार होंगे एक सूबे में, तो बाकी सूबों का भी हिसाब लगा लें, कौमी असम्बली का भी हिसाब लगा लें। यानी जो असल काम है इन इदारों का, उस काम पे तो जो बिल्कुल नहीं है नुमाइंदों का, हाँ जी, बल्कि तहरीकों पर ध्यान है। और तहरीकों से मुतालिक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि हम देखते हैं कि मुख्तलिफ औकात में जो मुख्तलिफ हिस्ट्री में हमारी तहरीकें चलती रही, उनका ना कोई फ़ायदा हुआ है बल्कि नुकसान हमें हमेशा नज़र आता है, फ़ायदा कम ही नज़र आया है। अभी हम चला भी रहे हैं स्क्रीन पे कि कौन कौन सी तहरीकें चलती रही और उससे क्या रिजल्ट्स निकले। तो कोई रिजल्ट ओरिएंटेड तो इतनी निकली नहीं है। लेकिन इमरान साहब, फिर अगेन वही बात आ जाती है कि कानून साजी के लिए भी अपोजिशन की ज़रूरत भी है। अब अपोजिशन, अगर मैं ना मानूंगी, नहीं अभी आप ये सेनेट इंतखाबात में जो हम तरीक़ाकार की तब्दीली की बात कर रहे हैं, आईनी तरमीम की, अब वो अगर अपोजिशन उनके साथ आके नहीं बैठ रही है तो फिर हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है? अगर एक अच्छी तरमीम भी करना चाह रही है तो वो नहीं कर सकती। आपने जो सवाल मुझसे करने से पहले बात की ना कि तहरीकों के नताइज क्या निकले, उन तहरीकों के नताइज ये निकले कि हमेशा तीसरी कुव्वत को इंटरवीन करना पड़ा। तीसरी कुव्वत आई और इन दो लोगों की वजह से। अब भी मुझे इस बात का डर है कि अगर अब भी यही सूरत हाल रही, अब भी अगर इन दोनों जमातों ने आपस में, अपोजिशन ने भी, पीडीएम ने भी और पीटीआई ने भी, अगर इसी तरह से रखा तो अब भी फिर अल्टीमेटली क्या होगा? जब तीसरी कुव्वत ये देखेगी कि ये तो आपस में ही बंदर बांट में लगे हुए, इनसे तो आपस की लड़ाइयाँ खत्म नहीं हो रही, फिर आप इल्ज़ाम देंगे कि जनाब वो आगे, उन्होंने कब्जा कर लिया, उन्होंने इक़्तिदार संभाल लिया। जब आप खुद इस तरह से करेंगे, उनको मौका देंगे, अब जब आप डिलीवर नहीं करेंगे, जब आपके पास वो विजन नहीं होगा, आप उस तरह से काम ही नहीं करेंगे, तो फिर क्या मैं ये तो कहना चाह रही हूँ, अगर वो ये कह रहे हैं कि जी हमने तो एनआरओ मांगा ही नहीं, वो ये कह रहे हैं हमने एनआरओ देना ही नहीं, चले एनआरओ तो फिर एक तरफ हो गया ना, जब दो कोई मांग नहीं रहा, कोई दे नहीं रहा, खत्म हो गई बात। अब हॉर्स ट्रेडिंग पे तो ऑपोजिशन को भी प्रॉब्लम थी, इसको पीटीआई को भी प्रॉब्लम थी। अब अगर उस पर अगर कोई तरमीम होने की अगर जरूरत महसूस हो रही है या करना चाहते हैं, तो उस पर बैठते क्यों नहीं ऑपोजिशन वाले? तब ये कहते हैं कि हमने इनसे कोई बात नहीं, वो कहते हैं कि हम जरूर बैठेंगे, सिर्फ आप इस इशू पे ना बैठे, फिर जो हम इश्यूज कहते हैं पहले, हाँ, उन पे भी बैठे। कौन से? जो वो कहते हैं कि आप आम इंतखाबात भी जल्दी करवाने पे बैठे, आप हुकूमत से इस्तीफा देने पे भी बैठे। यानी आप दोनों तरफ से सुने ना अब कि आप हुकूमत क्या चाहती है, अपोजिशन क्या चाहती है। कुछ लोग, कुछ दो पे बात होगी। ये तो नहीं हो सकता कि आप अपोजिशन से कि हमने आपकी बात नहीं सुननी, लेकिन आप हमारी बात आके सुन लें, या इसी तरह अपोजिशन के हुकूमत से कि हमने आपका पॉइंट ऑफ व्यू जाए बाढ़ में, हम तो अपनी बात पे कायम रहेंगे। जब तक बर्दाश्त नहीं होगी, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, उस वक्त तक मसाइल हल नहीं होंगे। हिलाली साहब, आपको लगता है ये दोनों इस वक्त पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर हैं और अल्टीमेटली उसका नुकसान सिस्टम को ही होगा? इन लोगों दोनों को, यानी ना अपोजिशन ना हुकूमत, दोनों को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा इससे? समीना, ये दोनों जो है, ये जो ऑपोजिशन है, ये तो चाहती है कि ये सिस्टम को रैप अप करे,
वो तो कहते हैं कि इमरान खान को निकलना चाहिए। अगर सिस्टम है या ना है, भाड़ में जाए सिस्टम, इमरान खान को निकालो। ये तो इनविटेशन है थर्ड फोर्स के लिए कि देखो हुकूमत चल नहीं रहा है, पहिया जैम हो गया है, हम अभी कोई धक्का देने वाला है ही नहीं, तो खुदा के लिए आओ और इसको सिस्टम को रैप अप करो। ये तो उनका मकसद है। और जब सर, वो तो हर जलसे में कह रहे हैं कि आप इंटरवीन ना करें, वो तो कह रहे हैं कि आप सियासी मुदाखलत ना करें, जो रैप अप करते हैं। ओह माय गॉड, देखिए हम वो इसलिए, जैसे इमरान हैज एक्सप्लेन टू यू, इमरान ने अभी कहा है कि थर्ड फोर्स को ये खुद दावत देते हैं। फिर आप कहते हैं वो कह रहे हैं उनको कि मत आए, वो खुद दावत देते हैं, वो खुद उनसे बात करना चाहते हैं। इमरान खान से तो कहते हैं हम नहीं बात करना चाहते, उनसे बात करना चाहते हैं। देखिए, आई एम टेलिंग यू, ये नहीं चल सकता। मिसाल के तौर पे व्हाट इज द सीक्रेट वोट? वो कहते हैं कि जी इमरान खान, माने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह रहा है कि ओपन वोटिंग होना चाहिए। अरे भाई देखो, एक बड़ी सीधी सादी तरीका है जिसमें आप लोग, आपका जो प्रोपोर्शन है सीट्स का, मिसाल के तौर पे आपने इतने सीट्स जीते हैं पार्लियामेंट में, तो आपके इतने सेनेटर्स का हक बनता है, तो आप खुद ही नॉमिनेट कर ले सेनेटर्स को। भाई क्या जरूरत है इलेक्शन करने? पार्टी नॉमिनेट द सेनेटर। वैसे ये बड़ा इंटरेस्टिंग, क्या जरूरत है? मैं एक ब्रेक ले लूंगा। एक सेकंड, इससे मुतल्लिका बात है हिलाली साहब, अगर आप फैक्ट एंड फिगर्स देखें ना, और जो ये मामला चल रहे हैं उसमें, तो आपको हैरत ये होगी कि अगर जमातों का आप देखें, सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है इस वक्त पीटीआई को। पीटीआई की तकरीबन 23 से 26 सीटें बढ़ सकती हैं इस वक्त, और सबसे ज़्यादा नुकसान होता है मुस्लिम लीग नून को। उसकी सीटें जो हैं तकरीबन आप ये समझे कि 15 से 18 सीटें कम हो जाती हैं। इसी तरह एमक्यूएम की 5 में से सिर्फ 1 रह जाएगी। जेयूआई को कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि पीपल्स पार्टी की एक नशिस्त बढ़ जाने का खदशा है, यानी कि उनके पास जो इस वक्त है उनकी एक सीट बढ़ सकती है। नहीं, वो कुछ और बात कर रहे हैं हिलाली साहब, वो कह रहे हैं कि फिर तो इलेक्शन की जरूरत ही नहीं रहती, आप प्रोपोर्शन के हिसाब से तकसीम कर दें, जैसे मखसूस नशिस्तें होती हैं कौमी असेंबली। मैं उसी तरह आ जाऊंगा। मुझे ब्रेक ले लेने प्लीज, डिबेट लंबी हो जाएगी। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक जी। सेनेट इंतखाबात की जहां बात हो रही है, वहां पर इस्तीफ़ों की भी बात हो रही है, और इस्तीफ़े कब आएंगे ये तो पता नहीं है, लेकिन जमा किए जा रहे हैं। इमरान साहब, इस्तीफ़े सेनेट इलेक्शन से पहले आ जाएंगे और कोई इलेक्टोरल कॉलेज को डिस्टर्ब कर देंगे? देखिए, अपोजिशन को अगर कोई और हल नजर ना आया तो वो आखिरी हद तक जाएंगे। तो बिल्कुल इस्तीफे आ भी सकते हैं। सीरियस हो गए? बिल्कुल, वो बिल्कुल सीरियस है। अब उनके लिए भी आखिरी डू एंड डाई वाली पोजीशन है ना, उनके लिए भी अब पीछे कुछ बचेगा नहीं। इसलिए मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इस्तीफे आ सकते हैं। और आखिरी जो उनका, जो आप कह रही थी ना अपने इंट्रो में, तुरप का पत्ता, तो तुरप का पत्ता जो है अपोजिशन के लिए वो यही। अब उन्हें जल्दी खेलना पड़ेगा? बिल्कुल जल्दी खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर इलेक्शन पहले हो जाते हैं तो फिर उनको प्रोसेस भी पहले ही करना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर कह दूं, जो मैंने शुरू में कहा था कि ये हुकूमत की तरफ से ध्यान हटाओ पॉलिसी है। देखते हैं जी इस पे इलेक्शन कमीशन का फैसला क्या आता है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अभी इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि अगर हुकूमत के खिलाफ आकर अपोजिशन वाले, पीडीएम वाले एक हफ्ता भी बैठ जाएं, जैसे उन्होंने 126 दिन का धरना दिया था, तो उन्होंने कहा अगर एक हफ्ता भी बैठ जाएं तो वो रिजाइन का सोच सकते हैं। हिलाल साहब, इंटरेस्टिंग कमेंट आया है प्राइम मिनिस्टर का, आपको लगता है पीडीएम वाले जाके एक हफ्ता बैठ जाएंगे और इस्तीफा सोच सकते हैं फिर प्राइम मिनिस्टर साहब? अच्छी तजवीज़ है, अच्छा चैलेंज है। हाँ, मेरे ख्याल में कि अब इसके बाद जलसे इस्लामाबाद में तो नहीं होंगे और ना होने देंगे और ना होना देना चाहिए। मेरा ख्याल ये खेल मजाक बहुत हो गया है। और मैं आपको बताता हूँ, अपोजिशन का जो रवैया है वो है कि हम अगर नहीं खेलेंगे कोई नहीं खेलेगा। ये सिस्टम को नुकसान और डैमेज और ख़त्म करना चाहते हैं। अगर वो नहीं आ सकते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि इमरान रहें। अब आप सोचिए तो सही, उनके साथ जो इसने किया है, वो कह रहे हैं अगर ये मेजॉरिटी ऑफ सेनेट में भी लेके आ जाए तो ये तो तबाह कर देगा हमारा। वी माइट एज वेल गो फॉर ब्रोक।
तो बेहतर है वी गो फॉर ब्रोक। ये है ये रवैये के साथ आप कोई इस किस्म का सिस्टम चला सकते हैं आप? एब्सोल्युटली नॉट। साहब, ये बड़ी करीने कयास है और लोगों का ये ख्याल है कि अगर सेनेट में अपोजिशन की बजाय ज़ाहिर है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों की अक्सरियत हो जाती है तो कोई ऐसी कानून साजियाँ होने वाली हैं कि जिससे कोई अपोजिशन के लिए बड़ी मुश्किल आ है। आप समझते हैं इस वजह से ये सारा प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है? मुझे बताएं, पहले इन्होंने बड़े कारनामे अंजाम दे दिए जो मजीद कर देंगे, इन्होंने कुछ नहीं करना। बात यह है कि वज़ीर आज़म ने अब भी क्यों कहा है कि जी एक हफ्ता आके बैठें। इतनी ठंड में को बैठ सकता है एक हफ्ता? उन्हें भी ये पता है कि इतनी ठंड में इनसे बैठा नहीं जाना। इमरान खान साहब बैठे नहीं थे इतनी ठंड में बैठे थे सर, 16 दिसंबर के बाद उनका धरना खत्म हुआ था। इमरान साहब इतनी ठंड में नहीं थे बैठे, शुरू अगस्त में हुआ था मार्च उनका, लेकिन जब 126 दिन जब धरना खत्म हुआ था 16 दिसंबर के बाद, तो फिर उस वक्त रह कितने गए थे? हाँ वो कम थे, लेकिन खान साहब तो बैठे हुए थे। उसकी वजह ये ना उनका एक टेम्पो बन गया हुआ था ना। तो ये भी टेम्पो बना के दिखा देना। आप देखें ना, शुरू पहले उन्होंने किया था। इतनी ठंड में तो उन्हें भी उठना पड़ गया था, ये ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ अगर वो बैठ भी जाएं तो वज़ीर आज़म फिर इमरान खान साहब जो है यू टर्न ले लेंगे, कहेंगे मैंने तो ये कहा। ठीक है, चले, अच्छा है, लेकिन चले इस बहाने ऑपोजिशन भी उन्हें चैलेंज करके ये लें जी हम भी आगे बैठ गए, अब आप लें यू टर्न। एक ब्रेक लेते नाज़रीन, वापस आते हैं तो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जिस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है, और वो ये कि ये कहा जा रहा है पाकिस्तान की जानिब से ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि भारत किसी सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। और आज भी एक नाखुशगवार वाक़या LOC पर पेश आया, उसके हवाले से भी कुछ फैक्ट्स हैं जो आप तक पहुंचाने। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। India is planning a surgical strike against Pakistan to divert attention from serious internal issues. वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को आपने सुना और उनका ये कहना है कि इंडिया एक सर्जिकल स्ट्राइक को प्लान कर रहा है और इस हवाले से उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया बड़ा ऑफिशियली आके। हिलाल साहब, आपको लगता है कि इंडिया ऐसी कोई बेवकूफ़ी करने वाला है जो कि उसके वो जवाब भी पहले हम दे चुके हुए हैं 27 फरवरी को, दोबारा ऐसी कोई हरकत करेगा? बिल्कुल करेगा, और क्यों नहीं करें। और आप देखिए वो कैसा सोचा है। उसने सोचा है कि अगर 20 जनवरी के पहले इन्होंने करना है तो ट्रंप जो है वो तो मूडी का दोस्त है, हाउडी मूडी और नमस्ते ट्रंप, तो ये तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वो चुप करके मगर सपोर्टिव होगा हिंदुस्तान का। सऊदीज़ जो हैं वो इंडिया के कैंप में तो आ ही गए हैं। रूस जो है वो इंडिया का एलाई है, बड़ा पुराना एलाई है। अवाम मुत्तहिदा जो है वो तो पैरालाइज है, UN तो पैरालाइज है, उधर एक वीटो है, वो कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान जो है इस वक्त तकसीम हो गया है। अपोजिशन और गवर्नमेंट को आप देखें, एक एक के गले के खिलाफ निकले, एक एक को जान से ख़त्म करना चाहते हैं। और चीन जो है वो नहीं दखल देगा, इसलिए कि वो जानता है कि ये जो इंटरवेंशन होगा ये एक फुल स्केल वॉर नहीं है, ये एक छोटा सा इंटरवेंशन होगा, लिमिटेड नेचर इसका होगा और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा जैसे पहले वाला हुआ था। तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान सोच रहा है कि अगर हमें मौका मिल रहा है कि जंग मैदान हम चूज़ करें, वक्त हम चूज़ करें, क्या हथियार हम इस्तेमाल करेंगे वो भी हमारा फैसला होगा, तो क्यों नहीं। मकसद क्या होगा अगर ये हो गया तो मूडी का आप देखिए क्या हालत है मुल्क के अंदर। वो सब हिंदू बिगट्स जो हैं उसके पीछे खड़े हो जाएंगे, मूडी फिर इलेक्टोरल डिविडेंड उसको मिल जाएगा। लेकिन अभी तो इलेक्शन नहीं है वहाँ पर, हो सकता है उसके ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं? इससे बड़ी दहशतगर्दी, इलेक्शन और पागलपन क्या हो सकता है? अब मुझे आप बताएं कि आज इंडिया ने अक़वाम मुत्तहिदा के जो फौजी मुबस्सरीन हैं जिस तरह से निशाना बनाया है, तो मैं समझता हूँ अब तो अक़वाम मुत्तहिदा को वैसे ही जाग जाना चाहिए ये हरकत देख के। अब देखिए भारत ने आज जो कन्वेंशन ऑन द सेफ्टी ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड एसोसिएटेड पर्सनल है उसकी खिलाफ वर्जी की है। अब मुझे ये बताएं कि ये तो उनका अपना कानून है, ठीक, अक़वाम मुत्तहिदा का,
अब उसकी भी उन्होंने खिलाफ वर्जी कर दी। और फिर आप एक देखें कि ये कोई ये नहीं था, करारदाद में भी तो कौमें मुत्तहिदा की हैं जिसकी वो हमेशा। लेकिन अब एक ही बात टेक्निकली समझे कि ये उस तरह की फायरिंग नहीं है जो आप 10 किलोमीटर दूर से या 5 किलोमीटर दूर से कर रहे हैं। ये टारगेटेड है, ये टारगेटेड स्मॉल आर्म्स यूज किए गए जो टेलीस्कोप के साथ आप देख भी रहे होते हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ियों पे कितना बड़ा लिखा होता है यूनाइटेड नेशंस। वो ये नहीं आप कह सकते कि जी पता नहीं चला कि ये किसकी गाड़ी थी तो किसी धोखे में कर दी। ये समझ बूझ के साथ देखभाल के फिर उन्होंने ये काम किया। लिहाजा इस बात को समझे कि इंडिया जो कर रहा है, ये आर्टिकल 7 की जो संगीन खिलाफ वर्जी उसने की है उस कानून की, अब भी अगर अक़वाम मुत्तहिदा उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता तो मैं समझता हूँ ये बड़े दुख और अफसोस की बात हो। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आज ही के रोज़ आज़ाद कश्मीर के लिए पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो सेहत कार्ड है उसका इजरा किया है कि 100% जो उनकी आबादी है, यानी एक जानिब पाकिस्तान किस तरह से ट्रीट कर रहा है कश्मीर को जो उसके ज़ेर इंतज़ाम है, और दूसरी जानिब इंडिया का रवैया वो सबके सामने है। लेकिन हिलाली साहब, फिर भी ये कैसी अजीब सी कोताही है, परेशानी की बात है कि अब तो यूएन की गाड़ी भी अटैक हो गई है, लेकिन क्या फिर भी आप समझते हैं कि यूएन इसी तरह बेबस बना बैठा रहेगा, कुछ नहीं होगा इंडिया के अगेंस्ट? बिल्कुल। आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर ग्रुप्स को हिंदुस्तान इजाज़त नहीं जाता है उधर जाने के लिए। क्यों नहीं इजाज़त देता है? इसलिए कि उन लोग जब जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि सब बॉर्डर के जो वायलेशंस हो रहे हैं वो हिंदुस्तान कर रहा है, प्लान कर रहा है, उनके लोगों को उधर रखा हुआ है इसीलिए कि वो स्नाइप करें पाकिस्तानियों पे। तो उनको तो इजाज़त ही नहीं है जाने के लिए। और ये एक वार्निंग है, ये बिल्कुल एक वार्निंग है उनको कि इतना नजदीक मत आओ बच्चों, अगर आओगे हमें परवाह नहीं है, हम गोली चलाएंगे तुम्हारे खिलाफ। वो जाके भाग के आ जाएंगे वापस, भाग के आ जाएंगे वापस। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये मूडी बार बार हर 6 महीने हर 9 महीने वो कोशिश करेगा एक सर्जिकल स्ट्राइक हो। वो बताना चाहता है अपने लोगों को कि मैं इस मुल्क को ठीक कर सकता हूं, और ये है तरीका ठीक करने के लिए। अब हमारा रिएक्शन जो होगा, अब खुदा के लिए अब ये ना कहें कि हम इसको कन्फाइन कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर को। नहीं, अगर वो उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके कोई पाकिस्तानी टारगेट्स को किया तो मैं समझता हूं हमें जाके उनको दिल्ली के नजदीक जिधर भी मूडी है उसको नेम करें कि तुम टेररिस्ट हो, और वो है टेररिस्ट। बिल्कुल ठीक है। अब यानी अब यूनाइटेड नेशंस को तो किसी सबूत की जरूरत ही नहीं रही है, अब तो उनके अपने साथ हो रहा है। जो आप ये सोच लें कि नेशन के साथ ये करेगा तो वो निहत्ते कश्मीरियों के साथ क्या नहीं कर रहा होगा। बहरहाल जनाब, पाकिस्तान के लिए अच्छा मौका है कि अपना मौक़िफ़ और स्ट्रॉन्ग अंदाज में पेश कर सके। इसी एंडिंग नोट के साथ आपसे आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।